हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इकोनॉमिक्स का ऐसा टॉपिक जहां से एग्जामिनर हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है। टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम एंड जीडीपी। देखिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो डरते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में स्कोर अगर करना है आपको, तो पूरा गेम ये है कि आप किस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ते हैं। ना तो आपको कोई भारी भरकम डेफिनेशन में पढ़ना है, ना ही कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज में पढ़ना है, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कनेक्टेड फ्लो में समझना है। इस टॉपिक को मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा आपको कि मजा आ जाएगा। यहाँ पर सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। सिस्टमेटिक आपको सारे सिक्वेंशियली वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का और प्रीवियस जितने भी वीडियोज हैं इस सीरीज के और आने वाले जो भी वीडियोज हैं, इनकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले रखा है, आपको कोर्स के अंदर ही इस सीरीज के सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट में मैं ये क्वेश्चंस तो दे ही रहा हूँ आपको जो इस लेक्चर में करा रहा हूँ, बट इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का कोर्स एनरोल नहीं कर रखा है, आप कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन दे रखा है, वहां से भी आप एनरोल कर पाएंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि जीडीपी आखिर होती क्या है। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसे एक लाइन में बोलूं तो जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर देश की सीमाओं के भीतर, ध्यान रखिएगा, देश की सीमाओं के भीतर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनका कुल मार्केट वैल्यू, यही होता है जीडीपी। अब ये जो भारी भरकम लाइन बोली ना मैंने, यही बच्चों को दिक्कत देती है। इस लाइन को टुकड़ों में तोड़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक साल के अंदर पर हमने बात करी तो इकोनॉमिक्स में जीडीपी हमेशा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मेजर की जाती है और वो टाइम पीरियड आमतौर पर 1 वर्ष का होता है, इसलिए हम कहते हैं कि 1 साल में। अब अगला पार्ट आता है देश की सीमा के भीतर। इसे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यह है कि अगर भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो वो जीडीपी में काउंट होगा। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि फैक्ट्री इंडियन कंपनी की है या फिर फॉरेन कंपनी की, अगर प्रोडक्शन भारत के अंदर है तो वह भारत की जीडीपी में आएगा। ओके, अब इसके बाद आता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। मान लीजिए कि एक किसान गेहूं उगाता है, फिर उसी गेहूं से मिल में आटा बनता है और फिर आटे से रोटी बनती है। यहाँ पर गेहूं और आटा जो है ना, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्योंकि वो आगे प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन रोटी फाइनल गुड हो गई क्योंकि वही चीज कंज्यूमर डायरेक्ट खरीदता है। इसीलिए जीडीपी में गेहूं और आटे की वैल्यू नहीं जोड़ी जाती, सिर्फ रोटी की वैल्यू जोड़ी जाती है ताकि डबल काउंटिंग न हो। अब सवाल आता है कि जीडीपी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। जीडीपी को कहा जाता है इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर। मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अगर जीडीपी गिर रही है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी स्लो हो रही है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, वो है जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता। जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स शामिल नहीं होते हैं क्योंकि उनसे डबल काउंटिंग होती है। इसके अलावा जीडीपी में ओल्ड गुड्स की सेल भी शामिल नहीं होती है। अगर आपने अपनी पुरानी बाइक या फिर कार बेच दी तो वो ट्रांजैक्शन जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि वह चीज पहले ही बन चुकी थी। इसी तरह ब्लैक मनी और हाउस होल्ड सर्विसेज भी जीडीपी में शामिल नहीं की जाती हैं। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से, बट थोड़ा सा देखिए क्लियर नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। घर में माँ का खाना बनना यूजफुल है लेकिन वो मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए जीडीपी में नहीं आता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सर्विसेज भी काउंट नहीं होती है। अब यहीं से हम अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वो है जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस। यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। जीडीपी सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी को दिखाती है, जबकि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देश के रेजिडेंट्स की इनकम को दिखाती है। इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एक इंडियन कंपनी यूएसए में फैक्ट्री चलाती है, वहां से प्रॉफिट कमाकर भारत लाती है। ये इनकम भारत की जीडीपी में नहीं आएगी क्योंकि प्रोडक्शन विदेश में हुआ है, लेकिन ये इनकम भारत की जीएनपी में जरूर आएगी। अब इसका उल्टा देखिए, अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत में फैक्ट्री चलाती है और प्रॉफिट अपने देश भेज देती है तो वो प्रोडक्शन भारत की जीडीपी में आएगा लेकिन जीएनपी में नहीं आएगा। बस यही डिफरेंस होता है जीडीपी और जीएनपी में। इसी डिफरेंस को मैनेज करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इसीलिए फॉर्मूला होता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर विदेश से आने वाली इनकम विदेश को दी गई इनकम से ज्यादा होती है तो जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होगी। क्लियर? अब चलते हैं प्राइस वाले कॉन्सेप्ट पर, यानी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की बात करेंगे। दोनों में क्या अंतर होता है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट प्राइसेस पर मेजर होती है, मतलब उसी साल की प्राइसेस पर
प्रोडक्शन की वैल्यू निकाली जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल होता है, इसीलिए हम रियल जीडीपी निकालते हैं। रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइजेस पर मेजर होती है, जिससे प्राइस का इफेक्ट हट जाता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि पिछले साल आपने 10 मोबाइल बनाए और इस साल भी आपने 10 मोबाइल ही बनाए। प्रोडक्शन सेम है, लेकिन इस साल मोबाइल की प्राइस बढ़ गई तो नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ जाएगी, जबकि रियल जीडीपी सेम रहेगी। बस यही अंतर होता है। रियल जीडीपी इक्वल टू इन्फ्लेशन से एडजस्ट जीडीपी। इसका सिंपल मतलब यह है कि रियल जीडीपी निकालते समय हम नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा देते हैं। यानी नॉमिनल जीडीपी में जो बढ़ोतरी सिर्फ प्राइजेस बढ़ने की वजह से दिखाई देती है, उसे हटाकर हमें जो वैल्यू मिलती है वही रियल जीडीपी होती है। इसका फायदा यह होता है कि हमें यह साफ साफ पता चल जाता है वास्तव में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हायर इन्फ्लेशन इक्वल टू रियल जीडीपी कम, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंट्री ने कम प्रोडक्शन किया है। असल में यहाँ पर लॉजिक ये है कि सबसे पहले मान लीजिए कि प्रोडक्शन सेम है, मतलब आउटपुट बढ़ा भी नहीं और घटा भी नहीं। अब अगर इसी बीच प्राइजेस तेजी से बढ़ जाती है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो करंट प्राइजेस पर मेजर्ड नॉमिनल जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वही चीजें अब ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोडक्शन में कोई रियल इंक्रीज नहीं हुआ। इसीलिए जब हम नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा देते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं था। इस सिचुएशन में रियल जीडीपी या तो सेम रहती है या कम दिखाई देती है। यही वजह है कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है हायर इन्फ्लेशन इक्वल टू रियल जीडीपी कम। तो हमने अच्छा समझ लिया, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फर्क प्राइजेस की वजह से आता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्राइजेस आखिर कितनी बदलती हैं, इन्फ्लेशन कितना हुआ है और इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस लेवल कितना ऊपर गया है। इसी सवाल का आंसर हमें देता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो अब बात करने वाले हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स होता है। इसका काम यह बताना होता है कि पूरी इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइजेस कितनी बदल चुकी हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी साल में नॉमिनल जीडीपी 500, रियल जीडीपी 500, दोनों बराबर है, तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन 0 है। इसीलिए इस केस में जीडीपी डिफ्लेटर 100 हो गया एंड इन्फ्लेशन तो 0। सिंपल, याद रखने की बहुत ही सिंपल लाइन मिल गई। बेस ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100 होता है। अब जीडीपी डिफ्लेटर अगर ज्यादा है 100 से, तो इसका मतलब हो गया कि नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा है, यानी प्राइसेस बढ़ चुकी है। इस सिचुएशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। इसीलिए एग्जाम में रूल याद रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन, और जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 से कम है मतलब प्राइजेस जो है, प्राइस लेवल वो गिर चुका है, इकोनॉमी में प्राइस लेवल गिरा है। इसे कहते हैं डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ज्यादा है तो इन्फ्लेशन, 100 से कम है तो डिफ्लेशन, और अगर 100 है तो नो प्राइस चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। आगे फ्रेंड्स, अगली टर्म आती है हमारे सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? तो बेस ईयर वह ईयर होता है जिसकी प्राइजेस को रेफरेंस पॉइंट मानकर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। बेस ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर 100 होता है एंड प्राइजेस नॉर्मल मानी जाती हैं। इंडिया का वर्तमान जीडीपी आधार वर्ष बेस ईयर 2011-12 है। अभी हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा इसे बदलकर 2022-2023 करने की प्रक्रिया हुई है। तो नया जो बेस ईयर होगा वो क्या होगा? 2022-23 ये प्रस्तावित है, और अभी जो करंटली है 2011-12। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 2011-12 है। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इस डेटा को थोड़ा सा क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप ये वाला वीडियो मेरा कुछ टाइम बाद देखें जब बेस ईयर चेंज हो चुका होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि बेस ईयर बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? बेस ईयर को चेंज क्यों किया जाता है? देखिए, इकोनॉमी टाइम के साथ साथ जो है वो बदलती रहती है। जैसे लोगों का कंजप्शन पैटर्न जो है वो बदल जाता है, नई इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ जाता है, डिजिटल और ऑनलाइन काम बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आज की इकोनॉमी में गिग इकोनॉमी, डिजिटल सर्विसेज, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अगर हम बहुत पुराने बेस ईयर से जीडीपी नापेंगे तो इकोनॉमी की करंट पिक्चर सही नहीं आएगी, इसीलिए बेस ईयर बदला जाता है। और इसी बदलाव के लिए जीडीपी बेस ईयर को 2011-12 से 2022-23 में शिफ्ट करने की प्रोसेस है। नया बेस ईयर गिग इकोनॉमी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न्स, अपडेटेड डेटा सोर्सेस, इनको ज़्यादा एक्यूरेटली कैप्चर करेगा। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियली नोटिफाई होने के बाद ही करंट बेस ईयर को आप 2022-23 मानिएगा, अदरवाइज 2011-12। ओके। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम ग्रॉस और नेट शब्द कई बार सुन चुके हैं,
लेकिन इन दोनों के बीच का असली फर्क तभी क्लियर होगा जब हम डिप्रिसिएशन को अच्छे से समझ लेते हैं। इसीलिए अब ध्यान से समझिए डिप्रिसिएशन को, जिसे इकोनॉमिक्स में कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रिसिएशन आखिरकार होता क्या है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में धीरे धीरे होने वाली कमी। फिक्स्ड एसेट मतलब मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स जिनका यूज बार बार प्रोडक्शन में किया जाता है। अब जब कोई मशीन रोज रोज चलती है या बिल्डिंग का सालों तक इस्तेमाल होता है तो वो धीरे धीरे घिसती है, पुरानी होती है और उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में यही जो नेचुरल कमी आती है उसे ही कहते हैं डिप्रिसिएशन या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन समझिएगा। डिप्रिसिएशन का मतलब हर तरीके का नुकसान नहीं होता। अगर कोई मशीन आग लगने से जल गई, बाढ़ में बह जाए या फिर भूकंप में टूट जाए तो ये नुकसान डिप्रिसिएशन में काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि रेगुलर यूज से होती है, जबकि आग, बाढ़, भूकंप जैसी घटनाएं जो है सडन डिस्ट्रक्शन होती है और उन्हें डिप्रिसिएशन नहीं माना जाता। अब इसी डिप्रिसिएशन की वजह से इकोनॉमिक्स में ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट आता है। ध्यान से सुनिए, ये लाइन बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। जब हम कहते हैं कि ग्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन की वैल्यू डिप्रिसिएशन को शामिल करके है। लेकिन जब हम कहते हैं नेट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन की वैल्यू डिप्रिसिएशन घटाने के बाद है। क्लियर हुआ ये? इसीलिए एक सिंपल रिलेशनशिप बनता है नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। छोटा सा एग्जांपल से और समझ सकते हो, किसी फैक्ट्री ने एक साल में 100 की वैल्यू का आउटपुट प्रोड्यूस किया है, लेकिन उसी साल मशीन की वैल्यू वियर एंड टियर की वजह से 10 रुपए कम हो जाती हैं। यही 10 ही डिप्रिसिएशन है। तो अब ग्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया? 100 हो गया, डिप्रिसिएशन 10 हो गया, तो नेट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। यानी इकोनॉमी ने जो प्रोडक्शन किया उसमें से मशीन के घिसने की कॉस्ट हटाने के बाद जो एक्चुअल बचता है वही नेट प्रोडक्ट होता है। इसीलिए फाइनल लाइन याद रखिएगा, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन शामिल होता है, नेट में डिप्रिसिएशन घटाई जाती है। और यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर जीडीपी से एनडीपी, जीएनपी से एनएनपी और नेशनल इनकम समझने की फाउंडेशन बनता है। इसीलिए मैंने आपको ये बिल्कुल अच्छे से शांति से समझाया है। मैं चाहता तो डायरेक्टली जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम सबके फॉर्मूला आपको बता सकता था, पर वहां पर ये छोटी छोटी टर्म्स जो है ना, ये आपको कंफ्यूज करती। इसीलिए इनको क्लियर करते हुए हम चल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारी टर्म्स को अच्छे से क्लियर करते हैं। एनडीपी, एनएनपी और नेशनल इनकम। सबसे पहले बात करते हैं एनडीपी की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमें देखिए बताती है कि देश के अंदर कुल कितना प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उस प्रोडक्शन के दौरान मशीन, बिल्डिंग्स और टूल्स धीरे धीरे घिसते भी हैं, जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। इसीलिए जब हम जीडीपी में से डिप्रिसिएशन हटा देते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। यानी एनडीपी बताता है कि डिप्रिसिएशन हटने के बाद देश के अंदर एक्चुअल नेट प्रोडक्शन कितना हुआ। ओके, अगला टर्म आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पर बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले समझा था कि जीएनपी देश के रेसिडेंट्स की इनकम को दिखाती है, लेकिन जीएनपी में भी डिप्रिसिएशन शामिल होता है। इसलिए जब हम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या बनता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ये होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? एनएनपी हमें यह बताती है कि डिप्रिसिएशन हटने के बाद देश की वास्तविक नेशनल अर्निंग कितनी है। क्लियर? एनडीपी बताता है डिप्रिसिएशन हटने के बाद देश के अंदर एक्चुअल नेट प्रोडक्शन कितना हुआ, और एनएनपी बताता है डिप्रिसिएशन हटने के बाद देश की वास्तविक नेशनल अर्निंग कितनी है। अब यहां तक सब क्लियर है, लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये एनएनपी मार्केट प्राइस पर है या फिर फैक्टर कॉस्ट पर। अब ये दो टर्म हमारे सामने आती है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जब हम एनएनपी की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि इनकम आखिर किसको मिल रही है। प्रोडक्शन 4 फैक्टर की मदद से होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन चारों को पेमेंट मिलती है। लैंड वाले को रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हो रहा है। इन चारों पेमेंट्स को जोड़कर जो टोटल इनकम बनती है उसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? यानी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसीलिए फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक्चुअल अर्निंग। अब सोचिए, जब कोई कंज्यूमर मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो जो प्राइस वो पे करता है वो होती है मार्केट प्राइस। लेकिन ये पूरा पैसा फैक्टर्स को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े होते हैं, जैसे जीएसटी, एक्साइज, ये सभी,
और सब्सिडीज जो होती है वो घटाई जाती है। इसलिए रिलेशनशिप बनती है यहाँ पर मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये होता है मार्केट प्राइस। और अगर हमें मार्केट प्राइस से एक्चुअल फैक्टर अर्निंग्स तक पहुंचना है तो फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये होता है फैक्टर कॉस्ट। क्लियर हो गया आपको मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अब एनएनपी जो हमने डिस्कस किया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसको फैक्टर कॉस्ट से जोड़ते हैं। तो जब एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम हटा देते हैं तो हमें मिलता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनको हटा देते हैं तो हमें मिल जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और यही पॉइंट सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम, यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर नेशनल इनकम डिफाइन होती है। नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब ही होता है कि देश के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा अर्जित कुल आय, और फैक्टर्स की इनकम फैक्टर कॉस्ट पर ही दिखाई देती है, मार्केट प्राइस पर नहीं दिखाई देती है। तो आई होप आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा पूरा, बहुत सिंपल तरीके से समझा हमने। नेशनल इनकम में क्या शामिल होता है? नेशनल इनकम में ध्यान रखिएगा सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की इनकम शामिल होती है, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है। एग्जामिनर यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डबल काउंटिंग ना हो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है। और जब नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर प्राइजेस पर मेजर किया जाता है तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हट जाता है और हमें रियल इनकम का सही पिक्चर मिलता है। तो ये पूरा फ्लो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन एनडीपी होता है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन एनएनपी होता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम कर दें तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, और यही है नेशनल इनकम। अगर ये चेन क्लियर हो गई तो नेशनल इनकम का कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन, कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे मिस कभी नहीं होगा। 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। अब तक हम नेशनल इनकम तक का पूरा फ्लो स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हैं। अब लॉजिकली अगला सवाल ये आता है कि अगर हमें देश की कुल इनकम पता है तो उससे एक आम व्यक्ति की स्थिति कैसे समझी जाए। यहीं से आता है पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है औसतन एक व्यक्ति की इनकम कितनी है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन। मतलब देश की कुल नेशनल इनकम को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज एक व्यक्ति की इनकम कितनी है। इसी वजह से पर कैपिटा इनकम को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बेसिक इंडिकेटर माना जाता है। हायर पर कैपिटा इनकम जनरली बेटर लिविंग स्टैंडर्ड को शो करती हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ तक आते आते एक बहुत ही ज़रूरी क्लासिफिकेशन समझना ज़रूरी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं फ्लो वेरिएबल क्या होता है। फ्लो वेरिएबल वह होता है जो किसी निश्चित समय अवधि में मेजर किया जाता है, जैसे एक साल में, एक महीने में या किसी पीरियड के दौरान। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, एक साल में कितना इंपोर्ट हुआ, एक साल में कैपिटल में कितना चेंज आया, ये सब वैल्यूज टाइम पीरियड के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए कहलाती है फ्लो वेरिएबल्स। स्टॉक वेरिएबल्स की बात करें, अब इसके बिल्कुल उल्टा होता है स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल वह होता है जो किसी एक समय बिंदु पर मेजर किया जाता है, जैसे 31 मार्च को कितनी टोटल कैपिटल मौजूद है, किसी दिन किसी व्यक्ति या देश की टोटल वेल्थ कितनी है। यह वैल्यूज टाइम ड्यूरेशन नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करती है, इसलिए कहलाती है स्टॉक वेरिएबल्स। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, हमने समझा देश में प्रोडक्शन होता है और उससे नेशनल इनकम निकलती है। अब यहीं पर एक स्टूडेंट के दिमाग में बहुत नेचुरल सवाल आता है कि सर ये प्रोडक्शन बढ़ता कैसे, नया फैक्ट्री, नया मशीन, ये सब कैसे आता है। यहीं से हम इन्वेस्टमेंट की बात शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है फ्यूचर के लिए कैपिटल बनाना, जैसे कि नया फैक्ट्री लगाना, नई मशीन खरीदना, नया वेयरहाउस बनाना, ये सब इन्वेस्टमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट दो वजह से होता है। पहली वजह है ग्रोथ के लिए। मान लीजिए देश में डिमांड बढ़ रही है तो कंपनी क्या करेगी, नई मशीन खरीदेगी, नया प्लांट लगाएगी। ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को ग्रो कराती है। दूसरी वजह है रिप्लेसमेंट। अब दूसरी सिचुएशन क्या होती है, फैक्ट्री में जो मशीन है वो रोज चल रही है तो क्या होगा, मशीन धीरे धीरे घिसेगी, उसकी वैल्यू कम होगी। उसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिप्रिसिएशन के फॉर्म में। तो कंपनी क्या करती है, पुरानी मशीन हटाकर नई मशीन लगाती है। यह इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए नहीं, रिप्लेसमेंट के लिए होता है। अब यहां पर बात आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। दोनों चीजें को जोड़ दिया जाए, ग्रोथ के लिए नया इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन की रिप्लेसमेंट, तो इन दोनों को मिलाकर जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है उसे कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसीलिए
सेंटेंस ऐसे ध्यान रखिएगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट और डिप्रिसिएशन के रिप्लेसमेंट दोनों शामिल होते हैं। अब यहां पर अगला लॉजिक दिमाग में आता है कि सर इसमें से असली ग्रोथ कितना है, यहीं से नेट इन्वेस्टमेंट आता है। नेट इन्वेस्टमेंट, अगर हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन वाली पार्ट हटा दें तो जो इन्वेस्टमेंट बचता है ना, वही सच में कैपिटल स्टॉक बढ़ाता है। इसे कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए फॉर्मूला क्या बना, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। अब लाइन बहुत ही क्लियर हो गई, आपको समझ में भी आ गया होगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू रियल इंक्रीज। अब एक छोटा क्लियरिफिकेशन और देख लेते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। अगर इनका स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन सेल बढ़ना या घटना इन्वेंट्री नहीं होता है। सेल्स जो होती है ये डिमांड से जुड़ा हुआ है, स्टॉक कैपिटल से जुड़ा है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम इनकम साइड पर आते हैं। जब प्रोडक्शन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, तो नेक्स्ट सवाल आता है कि सर पैसा किसको मिला। यहीं से आता है पेमेंट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर पेमेंट्स की। प्रोडक्शन 4 लोगों की मदद से होता है। लैंड देता है जगह, लेबर देता है मेहनत, कैपिटल देता है पैसा और एंटरप्रेन्योर लेता है रिस्क। तो पेमेंट भी इन्हीं को मिलता है। इसीलिए लैंड वाले को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल जिसने लगाया उसको मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इन पेमेंट्स को कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। तो यहां तक हमने समझ लिया कि प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के बदले फैक्टर को पेमेंट मिलती है, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब यहीं पर एक बहुत ही कॉमन डाउट पैदा होता है कि सर पेंशन भी तो पेमेंट है, तो क्या पेंशन फैक्टर पेमेंट है? देखिए बहुत ही सिंपल है, पेंशन फैक्टर पेमेंट नहीं है। फैक्टर पेमेंट हमेशा करंट प्रोडक्शन से जुड़ी हुई होती है, लेकिन पेंशन आज की प्रोडक्शन के लिए नहीं दी जाती। पेंशन दी जाती है पास्ट सर्विस के बदले, यानी जिस काम को कोई व्यक्ति पहले कर चुका है उसके रिवॉर्ड के रूप में उसे दी जाती है पेंशन। तो पेंशन फैक्टर पेमेंट नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक यहां पर फ्रेंड्स ट्रांसफर पेमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी क्लियर करते हैं। अगर कोई पेमेंट करंट प्रोडक्शन के बदले नहीं है, किसी नई गुड या सर्विस के बदले नहीं है, तो इकोनॉमिक्स में उस पेमेंट को कहा जाता है ट्रांसफर पेमेंट, यानी ऐसा पेमेंट जिसमें पैसा ट्रांसफर होता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। ट्रांसफर पेमेंट के एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इन सभी में गवर्नमेंट पैसा देती है लेकिन बदले में कोई नई गुड या फिर सर्विस प्रोड्यूस नहीं होती है। इसीलिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी में शामिल नहीं होती हैं। क्लियर, ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी में शामिल नहीं होती हैं क्योंकि जीडीपी प्रोडक्शन को मेजर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में एक और डाउट आएगा कि सर अगर ये जीडीपी में नहीं आता है तो क्या ये इनकम बेकार है? नहीं, क्योंकि सवाल जीडीपी का नहीं है। अब सवाल है लोगों के हाथों में वास्तव में पैसा कितना आया। यहीं से एक इंट्रोड्यूस होती है टर्म पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या बताती है? पर्सनल इनकम बताती है कि लोगों को वास्तव में कितनी इनकम मिली है, चाहे वो इनकम प्रोडक्शन से आई हो या फिर गवर्नमेंट से ट्रांसफर होकर आई हो। इसीलिए पर्सनल इनकम में शामिल होता है फैक्टर इनकम, जो भी हमने डिस्कस करा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसके साथ साथ ट्रांसफर पेमेंट, पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सभी। तो पर्सनल इनकम इक्वल टू हो गया फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है। पर्सनल इनकम में से जब हम पर्सनल टैक्सेस और नॉन टैक्स पेमेंट को हटा देते हैं, घटा देते हैं, तो जो इनकम बचती है वही कहलाती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और यही वो पैसा है जिसे लोग एक्चुअली कंजम्पशन या फिर सेविंग में यूज करते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कुछ जरूरी टर्म्स थी जिनसे आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं और हमने वो अच्छे से क्लियर कराए। अच्छे से हमने समझ लिया नेशनल इनकम क्या होती है, इकोनॉमी में इनकम कैसे फ्लो करती है। यहाँ पर एक बहुत ही नेचुरल सवाल आता है कि सर नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है। इसी सवाल का आंसर हमें देता है नेशनल इनकम की मेथड्स, नेशनल इनकम की विधियां। तो नेशनल इनकम निकालने की 3 विधियां हैं, 3 मेथड्स हैं। इकोनॉमिक्स में 3 अलग अलग तरीके हैं, तीनों का एम एक ही है, फाइनल वैल्यू को मेजर करना। बस देखने का एंगल अलग अलग होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली मेथड जो है वो है प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले हम प्रोडक्शन की तरफ देखते हैं। इस मेथड में हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू कितनी प्रोड्यूस हुई है। यहाँ एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को जोड़ देंगे तो सेम वैल्यू बार बार काउंट हो जाएगी, जिसे कहते हैं डबल काउंटिंग। इसीलिए प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ फाइनल आउटपुट की वैल्यू ही ली जाती है। दूसरी मेथड होती है इनकम मेथड। अब प्रोडक्शन से हटकर हम इनकम की तरफ आते हैं। यहाँ सवाल आ जाता है प्रोडक्शन से इनकम किसको मिली। तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन 4 फैक्टर की मदद से होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
तो इनकम मेथड में हम इन चारों की इनकम जोड़ देते हैं, रेंट, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। यह मेथड हमें बताता है कि प्रोडक्शन से इकोनॉमी में कुल कितनी इनकम जनरेट हुई। तीसरी मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, खर्च करने वाला एंगल। यह मेथड देखती है कि इकोनॉमी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर कुल कितना एक्सपेंडिचर हुआ। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। यहाँ पर सी का मतलब है कंजप्शन, हाउस होल्ड्स का खर्च, आई का है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट द्वारा किया गया खर्च, और एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। यह मेथड बेसिकली बताती है कि इकोनॉमी का आउटपुट किस किस ने खरीदा है, मतलब फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है तो किसी न किसी ने खरीदी जरूर होगी, और किसने खरीदा है, एक्सपेंडिचर मेथड इसी सवाल का जवाब देती है। अब एक और टर्म आता है यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए फाइनल गुड्स और सर्विसेज का कुल मूल्य। यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत ही कॉमन है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं होती, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए नॉन रेसिडेंट्स की फॉरेन इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। इसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी स्टैटिक नहीं रहती, वो टाइम के साथ चेंज करती है। जब कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप करती है तो एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर घटता है, इंडस्ट्री और सर्विसेज का शेयर बढ़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी। ये डेवलपमेंट का नॉर्मल साइन माना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्लियर रखिएगा। नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब एक्सपेंडिचर मेथड में एक टर्म हमने डिस्कस करी थी अभी, नेट एक्सपोर्ट, एनएक्स। एनएक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट्स होता है, और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्लियर। नेक्स्ट टर्म आती है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एंगल आता है इसके अंदर। जब इकोनॉमी को चलाने की बात होती है तो गवर्नमेंट का रोल आता है। फिस्कल डेफिसिट बताता है कि गवर्नमेंट को अपनी टोटल एक्सपेंडिचर पूरी करने के लिए कितना बोरोइंग मतलब उधार लेना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है फिस्कल डेफिसिट। बजट में आपने देखा होगा हमेशा गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा प्रस्तुत करती है, और इसे जीडीपी के रेफरेंस में बताया जाता है, और उस डेटा से रिलेटेड तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि बजट में फलाना फलाना बजट में गवर्नमेंट ने क्या फिस्कल डेफिसिट को देखिए प्रस्तुत किया है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं। नॉर्मल एग्जाम में तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने ये नेशनल इनकम जीडीपी वाले टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी हमने डिस्कस करी है जो एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। लास्ट में एक बार जल्दी से मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। जीडीपी इक्वल टू क्या, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। एनएक्स नेट एक्सपोर्ट, ओके, टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। जीएनपी क्या हो गया, जीडीपी प्लस एनएफआईए, रेसिडेंट्स की इनकम। एनडीपी क्या, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेट प्रोडक्शन। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ये हो गया नेशनल नेट प्रोडक्शन। नेशनल इनकम क्या हो गया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर्स की एक्चुअल इनकम। एंड नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, रियल कैपिटल ग्रोथ। तो यही हमने पूरे लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट में हमने क्विक रिवीजन लिया इसका। तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। एग्जामिनर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो जो डेटा मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना, इसी में से पूछता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। जितना बताया अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो फ्रेंड्स 100% इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन आना तय है। इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी भाग से पूछे जाते हैं, और इस भाग को कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है। जितना इंफॉर्मेशन दिया है अच्छे से अगर इसको कर लिया तो पेपर बनाने वाला कितना भी देखिए टफ पेपर बना दे, क्वेश्चन बना दे इस टॉपिक से रिलेटेड, आप 100% क्वेश्चन को सही करोगे। चलिए पिछले 3-4 सालों के अंदर इस टॉपिक से अलग अलग एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चंस लेते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन बना लोगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जीडीपी एक वर्ष में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कुल मूल्य बताता है, चाहे प्रोडक्शन इंडियन करे या फिर फॉरेनर्स। ए आंसर। भारत में राष्ट्रीय लेखा जीडीपी की वर्तमान श्रृंखला के लिए आधार वर्ष बेस ईयर कौन सा है। तो भारत में अभी जीडीपी कैलकुलेशन के लिए 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है। 2022-23 में शिफ्ट करने की प्रोसेस चल रही है। आपको 2022-23 तब फाइनल मानना है जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके,
वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी में किसके लिए समायोजन किया जाता है? मतलब रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। वास्तविक जीडीपी वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव, महंगाई के प्रभाव को हटाकर केवल उत्पादन में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाया जाता है ताकि एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रोथ पता चल सके। सी आंसर। एनएनपी किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो जब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। बी आंसर। किसी देश की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य मापदंड क्या माना जाता है? तो जीडीपी देश की इकोनॉमिक साइज और ग्रोथ रेट दिखाता है, इसीलिए इसे इकोनॉमिक हेल्थ का मेन इंडिकेटर माना जाता है। बी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू आय डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होता है? नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। तो घरेलू आय केवल देश की सीमा के भीतर उत्पन्न आय को शामिल करती है। सीमा के बाहर गैर निवासियों द्वारा कमाई गई आय इसमें शामिल नहीं होती है। डी आंसर करेक्ट होगा। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की इनकम काउंट होती है। देश के बाहर नॉन रेसिडेंट्स की इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का एग्जाम्पल नहीं है, फैक्टर पेमेंट का एग्जाम्पल नहीं है? तो फैक्टर पेमेंट करंट प्रोडक्शन के बदले मिलता है, जबकि पेंशन पास्ट सर्विस के लिए होती है, इसीलिए यह ट्रांसफर पेमेंट है, फैक्टर पेमेंट नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला आता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू। जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। ये बताता है कि ओवरऑल प्राइस लेवल में कितना चेंज हुआ है। यहाँ पर ए आंसर। यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन की दर 9% है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि कितनी हुई है? रियल ग्रोथ पूछ रहे हैं, तो रियल ग्रोथ इक्वल टू क्या होता है? नॉमिनल ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। तो 16% माइनस 9% इक्वल टू आ गया 7%। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन वृद्धि कितनी हुई है? रियल ग्रोथ कितनी हुई है? 7% की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम इक्वल टू कारक लागत पर एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है, एनडीपी इक्वल टू क्या होता है? तो जब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटाते हैं तो एनडीपी मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां पर हो गया बी आंसर। सकल जीडीपी और शुद्ध जीडीपी के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ग्रोस और नेट जीडीपी के बीच का डिफरेंस हमेशा डिप्रिसिएशन की वजह से होता है। क्या कहलाता है? डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के आकलन में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इनमें से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाए जाते हैं, इसीलिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन आता है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट मार्केट प्राइस से आशय लेखांकन वर्ष में देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक आयों के कुल योग से है, जिसमें इनमें से क्या शामिल होता है? तो मार्केट प्राइस में कंज्यूमर द्वारा दिए गए इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं, इसीलिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। यहां पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? कांस्टेंट प्राइस पर नेशनल इनकम का अर्थ क्या है? तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस, ताकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाया जा सके। तो आधार वर्ष की कीमतों पर आकलित आय, बी आंसर। नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग। अगर रॉ मटेरियल्स और फाइनल प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू जोड़ दी जाए तो एक ही वैल्यू 2 बार काउंट हो जाएगी। तो टू अवॉइड डबल अकाउंटिंग, बी आंसर। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र सेक्टर द्वारा जीडीपी में किया गया योगदान किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। ये बताता है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर बी आंसर। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वह इनकम है जो टैक्सेस और नॉन टैक्स पेमेंट घटाने के बाद बचती है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम देश के राष्ट्रीय आय को किससे भाग देकर निकाली जाती है? तो पॉपुलेशन से भाग देकर निकाली जाती है। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ये एवरेज इनकम शो करती है। विकास की प्रक्रिया के दौरान किसी देश में संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, जब कोई देश डेवलप करता है तो लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर से हटकर इंडस्ट्री और सर्विसेज में काम करने लगते हैं। इस वजह से जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कम होता है, जबकि इंडस्ट्री और सर्विसेज का शेयर बढ़ता है। यही बदलाव इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल चेंज या फिर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है।
क्लियर? बी आंसर। सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी टोटल बोरोइंग का संकेतक कौन सा है? तो फिस्कल डेफिसिट होता है यहां पर इसका संकेतक। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट दिखाता है कि सरकार को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कितना बोरो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू टोटल एक्सपोर्ट माइनस इनमें से क्या? तो ये आता है, देखिए फ्रेंड्स, अगर नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो टोटल एक्सपोर्ट में से माइनस कर दो टोटल इंपोर्ट्स, तो आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर टोटल इंपोर्ट्स। बी आंसर। राष्ट्रीय आय इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स में जी का क्या अर्थ है? इस फॉर्मूले से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको क्लियर रखिएगा। एक्सपेंडिचर मेथड में यहां पर जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, यानी सरकार का किया गया खर्च, सरकारी व्यय। ए आंसर। अगला आता है डिप्रिसिएशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी, और दूसरा है मूल्यह्रास में डिप्रिसिएशन में अचानक या अप्रत्याशित विनाश को शामिल नहीं किया जाता। तो डिप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टियर से वैल्यू कम होना है, सडन लॉस, आग, बाढ़ इसमें शामिल नहीं होता है डिप्रिसिएशन में। तो दोनों यहां पर कथन बिल्कुल करेक्ट बता रखे हैं, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना की कौन सी विधि में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग किया जाता है? कौन से मेथड में? वैल्यू एडेड मेथड में, उत्पाद एवं मूल्य वर्धित विधि में। इस मेथड में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू जोड़ी जाती है। सी आंसर। ट्रांसफर पेमेंट की सबसे सही परिभाषा क्या है? ट्रांसफर पेमेंट वह पेमेंट है जिसके बदले कोई करंट प्रोडक्शन नहीं होता है। सी ऑप्शन। कौन सी विधि व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित सभी आय जोड़कर राष्ट्रीय आय निकालती है? वो विधि है इनकम मेथड, आय विधि। इनकम मेथड में रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इन सबको जोड़ा जाता है। हमने डिस्कस किया था तीनों मेथड को। बी आंसर। डिस्पोजेबल इनकम से क्या अभिप्राय है? तो डिस्पोजेबल इनकम टैक्सेस और कंपलसरी डिडक्शन के बाद जो इनकम बचती है वही डिस्पोजेबल इनकम होती है। बी आंसर। पर्सनल इनकम के संदर्भ में हस्तांतरण भुगतान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अगर आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो बताया गया है कि ट्रांसफर पेमेंट्स पर्सनल इनकम में शामिल होते हैं क्योंकि ये सीधे लोगों को मिलते हैं। यहां पर बी वाला कथन पूरी तरीके से सही है। अगला आता है निम्नलिखित में से किसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के आकलन में शामिल किया जाता है? तो जीएनपी में केवल चालू वर्ष में उत्पादित नई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। पुरानी वस्तुओं की बिक्री केवल मालिकाना हक बताती है, उत्पादन नहीं बताती है। तो नई शर्ट की बिक्री ये इसमें शामिल किया जाता है। पुरानी कारों की बिक्री, गृहणी की सेवाएं, कालाबाजारी से आय, ये सभी शामिल नहीं होता है। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताता है? तो यहां पर फ्रेंड्स इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली लगातार देखिए 2-3 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर पूछा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। यहां पर हमारे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लगभग 30+ हमने क्वेश्चंस करें इस टॉपिक से रिलेटेड। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अच्छे से पढ़ के जाओगे, अच्छे से लेक्चर को रिवाइज करके जाओगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। बोनस लेक्चर की तरह ये हमें पहले से पता होता है कि क्वेश्चन कहां से पूछने वाला है। तो यहां पर हमारे सेशन एंड होता है। आई होप आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। इस वीडियो का फ्रेंड्स डिटेल पीडीएफ और मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए मॉक टेस्ट के अंदर, ये ऑप्शन अवेलेबल है 100 आवर जीएस के कोर्स में। जिन भी बच्चों ने 100 आवर जीएस का कोर्स ले रखा है मेरा, आपको कोर्स के अंदर ही इस वीडियो का पीडीएफ और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक 100 आवर जीएस का कोर्स नहीं लिया है तो आप एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेहनत अच्छी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।